सर्दियों का मौसम था। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं हर किसी को अपने घर के अंदर रहने पर मजबूर कर रही थी। गांव के लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। चाचा, इस बार तो ठंड के मौसम में मजा ही आ गया। भगवान ने ऐसी बर्फबारी की है कि इंडिया को स्विट्जरलैंड बना दिया। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम बुजुर्गों का भी तो ख्याल रखो भाई। हम लोग दिन रात ठंड की वजह से जो है ठिठुरते रहते हैं। तो आओ सब लोग मकरंद काका की दुकान पर आग जलाकर बैठते हैं और वहीं गप्पे मारते हैं। आपको भी ठंडी नहीं लगेगी और हम लोग सर्दी का मजा भी ले लेंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। चलो चलो। वो सभी लोग मकरंद काका की दुकान पर आग जलाकर तापने लगे। उसी गांव के एक प्रतिष्ठित और बड़े घराने में एक नई बहू का स्वागत किया गया। चाचा, ठाकुर साहब का परिवार कितना बड़ा है। ऐसा लगता ही नहीं कि सिर्फ इनका एक परिवार रहता है इस गांव में। ऐसा लगता है जैसे ये गांव दो भागों में बटा हुआ है। एक हिस्से में हम लोग रहते हैं और दूसरे हिस्से में इनका पूरा परिवार। अरे कम से कम ठाकुर साहब की वजह से हमें दावत तो खाने को मिलती है भाई। इतना बड़ा परिवार है। कभी किसी का जन्मदिन होता है तो कभी किसी की शादी की सालगिरह होती है। ये परिवार गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवारों में से एक था। इस घर के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह गांव के प्रधान थे। हवेली के बाहर हमको तो ये समझ में नहीं आता, जो इनके घर नई बहू आई है वो इतने सारे लोगों के साथ कैसे रह पाएगी। उसकी तो आदत ही नहीं होगी। चाचा, तुमको हर बात पे दिक्कत ही हुआ करती है। अरे बहू की समस्या है, वो खुद निपटा लेगी। उनका इतना बड़ा परिवार है, तुम काहे को परेशान हो रहे हो। राधा जो शहर से आई थी, उसे इस विशाल परिवार का हिस्सा बनना था, लेकिन ये आसान नहीं था। उसकी 50 नंदे थी, जिनमें से हर एक का अलग अलग स्वभाव और अनोखी आदतें थी। चलो अब बहुत हो गया स्वागत। तुम 50 ने अपने अपने तरीके से स्वागत कर लिया। बहू को अंदर तो आने दो। हे भगवान, इनका घर तो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा। इतनी बड़ी बड़ी झूमर, इतनी बड़ी बड़ी लाइट मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। बाहर इतनी बर्फबारी हो रही है, लेकिन महल के अंदर तो ज्यादा ठंडी नहीं लग रही। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ कि आज के जमाने में ससुर जी ने मेरी 50 नंदे कैसे पैदा कर दी। अरे बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे भाभी, हम लोग भी बहुत मजाक किया है। ससुर जी का ही खून हो तुम सब, मजाकिया तो होगी। देखो मजाक मजाक में मेरी 50 नंदे पैदा कर दी उन्होंने। इस तरह राधा को हर कोने से प्यार और अपनापन मिला। तुम सब ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। देखो राधा, हमारे घर में रहना आसान नहीं है। यहाँ सबकी अलग अलग पसंद और नापसंद है, लेकिन अगर तुम सबका दिल जीत लोगी तो ये घर तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी। तुम 50 की 50 उसे घेर कर क्यों खड़ी हो? जाओ बहू, पहले आराम कर लो, बाकी बातें बाद में की जाएंगी। राधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। सुहाग रात की अगली सुबह जैसे वो सोकर उठी, वैसे ही सबसे बड़ी ननद गीता ने कहा, अच्छा हुआ तुम जल्दी उठ गई। मुझे हर रोज सुबह सुबह ब्लैक टी पीने का शौक है। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। राधा ने गीता के लिए चाय बनाई। जैसे उसने उसे चाय बनाकर दी, वैसे ही उसकी दूसरी ननद उसके पास आ गई। भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ, जल्दी से मेरे कमरे में जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए, मुझे जाना है। ठीक है, तुम नहा लो, तब तक मैं प्रेस कर दूंगी तुम्हारे कपड़े। राधा ने जैसे ही उसके कपड़े प्रेस किए, वैसे ही तीसरी ननद उसके पास आई। राधा ने अकेले ही सबकी फरमाइशें पूरी कर दी। बहू, इन सब का काम हो गया हो तो जरा मेरे कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उठा देना। अभी लाई माँ जी। तो इस तरह कोई ननद उससे सुबह जल्दी उठकर चाय बनाने की फरमाइश करती, कोई उससे अपने कपड़े प्रेस करवाती, कोई उससे अपने पसंदीदा खाने की फरमाइश कर देती, और तो और कुछ नंदे जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए अजीब अजीब सवाल पूछती। भाभी, ये बताओ पहले लड़का आया या लड़की? पहले लड़की ही आई होगी, क्योंकि लड़की के बिना लड़का पैदा ही नहीं हो सकता। तभी वहां उसकी सास आ गई। आधी रात हो गई, उसे सोने नहीं दोगी क्या तुम सब? जाओ बहू, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। तो इस तरह सब उसे परेशान किया करती थी, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे नंदों का दिल जीतना शुरू कर दिया। एक दिन मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि इस बार तूफान बेहद खतरनाक होगा। गांव वालों को सलाह दी गई कि वे घर से बाहर न निकले। देखिए, ठंड और शीतलहर बहुत बढ़ गई है। सारे स्कूल भी बंद हैं। आप लोग घर से बाहर मत निकलना। भयानक तूफान आने की आशंका है गांव वालों। गांव में एक आदमी ऐलान करने आया, जिसे पूरा गांव सुन रहा था। ठाकुर का परिवार भी इस तूफान की तैयारी करने लगा। घर के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी गईं, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो आदमी जैसे ही मौसम की जानकारी देकर गया, वैसे ही तूफान शुरू हो गया। सड़क के किनारे रहने वालों का क्या होगा? ऊपर वाला हर किसी के लिए कोई न कोई जुगाड़ कर ही देता है। तूफान की तीसरी रात अचानक गांव के पहाड़ी इलाके से एक जोरदार आवाज आई। पता चला बड़ा पत्थर खिसककर गांव के बीचों बीच गिरा था। एक आदमी ठाकुर साहब के घर पहुंचा। अरे ठाकुर साहब, इस बार तो लगता है हमारा गांव बचेगा ही नहीं। पहाड़ कट कट कर गांव में गिर रहे हैं। एक बड़े से पत्थर ने आधे गांव को खत्म कर दिया ठाकुर साहब। ये खबर जैसे ही ठाकुर के घर पहुंची तो वहां खलबली मच गई। परिवार के सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने अपनी नंदों को इकट्ठा किया और कहा, हमें कुछ करना होगा। ये गांव हमारा परिवार है और हमें इसे बचाना होगा। हम 51 लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं राधा? बताती हूँ। राधा ने अपनी नंदों को जिम्मेदारियां बांट दी। राधा और उसकी 50 नंदों ने मिलकर ऐसा काम किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। उन्होंने सभी को जिंदा मलबे के अंदर से बाहर निकाल लिया। उन्होंने न केवल गांव वालों की जान बचाई, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि मिलजुल कर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बिटिया, तुम लोगों ने तो आज वो कर दिखाया जो बड़े से बड़ा नेता भी नहीं कर सकता। जब तूफान खत्म हुआ तो गांव के हर आदमी ने ठाकुर के परिवार को धन्यवाद दिया। राधा ने अपनी सूझबूझ और नंदों की मदद से ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। इस घटना के बाद राधा का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अरे माला, जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल पहन लूं। जल्दी आजा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। आ गई भाभी। भाभी, आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी? आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है माला और सरिता की। माला और किशन भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में माला के माता पिता की मौत हो गई। तभी से किशन ने माला की सारी जिम्मेदारी उठा ली। माला को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए किशन ने सरिता से शादी कर ली। सरिता ने भी माला को अपनी बेटी ही मान लिया। वो माला पर जान छिड़कती थी। उस दिन किशन, माला और सरिता गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी, ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है। अब तेरे पास भी तो है वो हरा वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना तो आप मुझे ये लेकर दोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसगुल्ला लेकर आती हूँ। अच्छा, चंट कहीं की। माला और सरिता जिस शादी में गए थे वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर यह बात छोटी माला को कहाँ समझ आती, लेकिन सरिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी माला अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सरिता बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि माला की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है, जहर काफी फैल गया है। हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 15,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए। किशन जब खेतों में काम कर रहा था तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसके साथी उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सरिता सोच में पड़ गई। सरिता के पास पैसे थे मगर वो उसने माला के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन इस वक्त किशन का इलाज ज्यादा जरूरी था। सरिता ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह किशन की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सरिता से कहा, देखिए इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सरिता पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात यह थी कि अब माला जवान हो गई थी, तो माला घर का काम देखती और सरिता बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते हुए माला को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी, जिसके बाहर बड़े सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सरिता जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है। तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा देना। सरिता की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सरिता उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक 1 महीने बाद, हाँ भाई सरिता, कुछ सीखा तुमने? आज 1 महीना हो गया तुम्हें? जी सेठ जी, देखिए ये मैंने सिला है। सरिता के हाथों में एक बहुत ही प्यारा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सरिता ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात की डिजाइन भी खिल कर आता। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी।
ऐसे ही मेहनत करती रहो और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सरिता के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सरिता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर किशन भी अब ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच माला की शादी तय हो गई, लेकिन माला जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर माला की शादी का दिन भी आ गया। माला, माला, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। माला ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। माला कुछ न कह सकी। वो बस सरिता की तरफ देखकर रोई जा रही थी। और फिर तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको, इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ही होगी। भाभी,